बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में 15वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, चौसा के युद्ध से संबंधित है। कैसा प्रश्न है? चौसा से संबंधित है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो चौसा का युद्ध जो हुआ है ना, वो आप कब हुआ है बताइए आप लोग। चौसा का युद्ध जो हुआ है 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के बीच में। किसके बीच में? हुमायूं और शेर शाह के बीच में। कब हुआ है? 25 जून 1539 ईस्वी को। कौन सा युद्ध हुआ है? चौसा का युद्ध। चलिए, चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह का अगला युद्ध कौन सा था? ठीक है, चौसा का युद्ध अभी जस्ट आपको बताया कि शेर शाह के बीच में हुआ था और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो कह रहा है कि चौसा का युद्ध जो हुआ, उस युद्ध के बाद शेर शाह का अगला युद्ध कौन सा था? तो देखिए, शेर शाह का अगला युद्ध जो था वो था आपको विलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? और विलग्राम का युद्ध जो है उसको हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? चलिए, तो चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह का अगला युद्ध कौन सा था जो उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें विजय के बाद उसने सरलता से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो आगरा और दिल्ली पर क्या कर लिया? ये कौन कब्जा कर लिया? शेरशाह। कहाँ पर कब्जा कर लिया? दिल्ली पर। किस युद्ध के दौरान? चौसा के युद्ध के दौरान। बिलग्राम के युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान? बिलग्राम युद्ध के दौरान। ठीक है, बिलग्राम युद्ध को और कौन सा युद्ध कहा जाता है? कौन सा युद्ध कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। देखिए, आपका जो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, कौन कौन सा प्रश्न बन रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, चौसा का युद्ध के बाद शेरशाह का अगला युद्ध कौन सा था? एक पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है, चौसा का जो युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध के बाद शेरशाह का अगला युद्ध कौन सा था? यहाँ से प्रश्न निकालना है। तो पहला प्रश्न यहाँ से ये निकलता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ जी। तो चौसा का युद्ध कब हुआ है? 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ है। और ये किनके बीच में हुआ था? उसमें एक पक्ष का नाम दे दिया है, जो पक्ष क्या है? शेरशाह है, और दूसरा पक्ष का नाम हुमायूं। तो ये भी बात क्लियर हो गया। 3 प्रश्न यहाँ से बन गया। बताइए कौन कौन सा प्रश्न बना है? चौसा का युद्ध और चौसा का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध के बाद जो है शेरशाह का अगला युद्ध कौन सा था? ये 3 प्रश्न बनता है यहाँ पर। अगला युद्ध का नाम था आपको विलग्राम का युद्ध, या उसे कन्नौज का युद्ध भी कहा गया। एक पॉइंट अगला है कि उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था। अब यहाँ से देखिए, एक बात यहाँ से और क्लियर हो रहा है कि शेरशाह का जो अपने जीवन में जितना भी युद्ध किए, उस युद्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? विलग्राम का युद्ध। यानी कि इसको महत्वपूर्ण मान लिया गया, और इसको महत्वपूर्ण बनाने का कुछ रीजन रहा होगा। तो खैर, रीजन जो भी रहा होगा, बस इतना याद रखिएगा कि शेरशाह के जीवन में सभी युद्धों में से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना। और ये बिलग्राम के युद्ध में किस किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो आगरा पर और दिल्ली पर। बात समझे कि नहीं समझे? अगला प्रश्न है आपका, अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? अब बताइए, सैन्य अभियान समझते हैं कि नहीं? आप कारगिल युद्ध आप देखे होंगे, इसका आप बॉर्डर मूवी देखे होंगे। उस समय क्या होता है कि सेना सब ना मिशन पर जाता है। किस पर जाता है? और जैसे कि कोई खास काम करना, जैसे अंग्रेज को भारत से भगाना था, उसके लिए बहुत सारा अभियान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, दांडी यात्रा चलाया गया, और सहयोग आंदोलन चलाया गया। वो सब क्या था? वो सभी एक अभियान था। अभियान का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग के साथ जो क्या आता है ना, उसको ही अभियान कहते हैं। जैसे कि पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया था। चला जाता है कि नहीं चलाता है? हर महीने या महीना में 2 बार करके जो दवा पिलाया था 5 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक उसी तरह से शेरशाह का जो अंतिम सेना का अभियान था, वह आपको कालिंजर अभियान था। कौन सा अभियान था? उस समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए, कालिंजर जो है वह एक जगह का नाम है। कालिंजर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भारत की तरफ से? बेगम हजरत महल। कौन क्या था? बेगम हजरत महल। चलिए, तो शेरशाह का जो अंतिम सेना अभियान था वह आपको कालिंजर अभियान था। और कालिंजर कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। अभी जस्ट बताया कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। और उस समय वहाँ का जो राजा थे, वो राजा का नाम था आपको कीर्ति सिंह। क्या नाम था? कीर्ति नहीं, ध्यान दीजिए, हिंदी है, फिर आपको बता रहे हैं हम। कीर्ति, क्या बोलेगा? कीर्ति सिंह वहाँ के राजा थे। और बताएंगे आप लोग कि अंतिम सेना अभियान कब हुआ था उनका?
1545 कब हुआ था? 1545 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक। जी। आगे चलिए। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में बारूद का गोला फटने से कब शेरशाह की मृत्यु हो गई? अब देखिए, कालिंजर को वह जीत लिया था। जी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में बारूद का गोला फट गया। अब बारूद समझते हैं कि नहीं, पहले आप लोग ये बताइए जी। क्या होता है बारूद? में डाल जैसे आप पटाखा जो फोड़ते हैं जी। उसके अंदर में जो रहता है ना मसाला। मसाला, उसको भी हम लोग बारूद ही कह सकते हैं। जी। माचिस का जो तिल्ली होता है, उस तिल्ली पर जो रहती लाल फास्फोरस नहीं, जी। जो लाल लाल सा लगा हुआ रहता है या काला सा, जिस पर आग लगता है चिंगारी मार करके, उसको भी हम लोग बारूद ही कहेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब बारूद का गोला फट गया और जिसके कारण से शेरशाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है 1545 ईस्वी में। तब यहाँ से एक प्रश्न बना कि किस युद्ध को जीतने के क्रम में, किस युद्ध को है ना, किस अभियान को जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु हुई? तो इसका प्रश्न बनेगा कि कालिंजर को जीतने के क्रम में, जी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हुई। जी। अब इनकी मृत्यु जो हुई है वो कब हुई है? 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में हुई है। और किस कारण से हो गई? गोला फटने से। गोला फटने का गोला फटने बारूद से। का गोला फटने से। पूरा स्पष्ट बोलिएगा ना, बारूद का गोला फटने से। कैसे इनकी मृत्यु हुई है? बारूद का गोला फटने से। इस प्रश्न से हम लोग कितना प्रश्न सीखे? 3 3 प्रश्न सीखे। और 3 कौन कौन सा प्रश्न सीखे बताइए? कालिंजर के युद्ध कालिंजर का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? कौन युद्ध? कालिंजर का युद्ध चलिए, कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो, है कि नहीं? जी। कब किया था? 1545 में। अगला क्वेश्चन बोलिए। मतलब गोला फटने से मतलब आगे बोलिए। प्रश्न में देखिए, उसमें से प्रश्न निकलेगा। बारूद का गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। प्रश्न बना के बताइए मुझे। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। हाँ, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा कि शेरशाह ये के द्वारा जो कालिंजर का किला जीतने के लिए जा रहा था, कालिंजर का दुर्ग जीतने के लिए जा रहा था, उस अभियान में ही जो है क्या हुआ कि बारूद का गोला फट गया और जिसके कारण से जो है सो उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1500। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। शेरशाह का मकबरा है ना, तो किनके मकबरा की बात कर रहे हैं? है ना, शेरशाह के मकबरा की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? और उनका जो मकबरा है वो आपको कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। कहाँ पर स्थित है? सासाराम जो है सो आपको किस राज्य में है? बिहार में। यहाँ से ये प्रश्न बन गया। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा जो है आपको सासाराम बिहार में है। चलिए, शेरशाह का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना। अब देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा, यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा? तो सबसे पहला तो यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा कि शेरशाह का जो पुत्र था वही उत्तराधिकारी बना है। शेरशाह का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, मतलब शेरशाह का और भी पुत्र था जी। लेकिन आपको जो नाम पूछा जा रहा है किस पुत्र का? जो उत्तराधिकारी बने। जो जो उसका उत्तराधिकारी बना है। शेरशाह के उस पुत्र का नाम पूछा जा रहा है जो उसका उत्तराधिकारी बना है। तो देखिए, उसका जो उत्तराधिकारी बना है उसका नाम है आपको जलाल खां। क्या नाम है? जलाल खां। अब हम आपको बताते हैं कि शेरशाह को कितने पुत्र थे। बात समझ में आ रहा है? देखिए, शेरशाह सूरी को मात्र एक ही पुत्र था जिसका नाम आपको जलाल खां या कहीं कहीं इसका नाम जो है इस्लाम शाह सूरी भी दिखाई पड़ेगा। आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इस्लाम शाह सूरी। जलाल खां का दूसरा नाम क्या था? इस्लाम शाह सूरी। तो अब बताइए कि शेरशाह को पुत्र कितने थे एक। और उनके उत्तराधिकारी कौन बने? इस्लाम शाह सूरी। हम प्रश्न क्या पूछे? उनके उत्तराधिकारी कौन बने? उनके पुत्र बोलिए इसका आंसर। अब पूछेंगे कि कौन पुत्र बने थे? पुत्र एक ही था और उसका क्या नाम था? इस्लाम खां सूरी। इस्लाम शाह सूरी और दूसरा नाम था जलाल खां। ठीक है ना? तो शेरशाह को कितने पुत्र थे? एक। उनका उत्तराधिकारी कौन बना है? क्या नाम था? जलाल खां और इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। बात समझ गए ना कि जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? जलाल खां जो था वो आपको किस नाम से? जलाल खां कौन था बताइए? शेरशाह का पुत्र।
शेरशाह सूरी का पुत्र था, है ना। जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो इस्लाम खां के नाम से। अब क्लियर हो गया ना? बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या स्पष्ट हुआ बताइए तो? मतलब जलाल खान का ही दूसरा नाम इस्लाम खां सूरी था। ठीक है, चलिए। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? शेरशाह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? भू राजस्व का दर उपज का कितना भाग था? तो 1/3 भाग, है ना। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व का दर जो था उपज का कितना भाग था? 1/3 भाग। बात समझ गए? और शेरशाह का दूसरा नाम क्या था? शेर खां। क्या नाम था? शेरशाह के पुत्र का क्या नाम था? जलाल खां। जलाल खां का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व का दर कितना था? 1/3। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? है ना। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में, किसको लागू करने में? भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? तो टोडरमल का। और ये टोडरमल अकबर का कौन था? ये वित्त मंत्री था, है ना। अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। और वही टोडरमल जो था वो भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में सर्वाधिक योगदान भी दिया था, है ना। किसके शासनकाल की बात हो रही है? शेरशाह सूरी के शासनकाल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया था? तो 32 अंकीय सिकंदरी गज और सन की डंडी का यूज किया था। किसका यूज किया था? है ना। 32 अंकीय सिकंदरी गज का और सन की डंडी का यूज किया था। मतलब शेरशाह सूरी जो था, जैसे अभी अपने सब जमीन को मापने के लिए किसका यूज करते हैं बताएगा? उसको लग्गी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लग्गी बोला जाता है। ठीक है ना। तो शेरशाह ने भूमि के माप के लिए किसका प्रयोग किया था? तो देखिए, शेरशाह 100 से शेरशाह, 100 से सोन की डंडी। और सोन की डंडी समझते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। नहीं, सोन मतलब सामा चके बनता है, उसको सोन कहा जाता है। उसमें जो संठी निकलता है उसी को सोन का डंडी कहेगा। तो वही सोन का डंडी का यूज किया था वह जमीन को मापने के लिए। कौन? और दूसरा था, आपको एक चीज और था, 32 अंकीय सिकंदरी गज। क्या था दूसरा? 32 अंकीय सिकंदरी गज। 32 अंकीय सिकंदरी गज था, उसका भी प्रयोग किया था। कौन? क्या चीज करने के लिए? भूमि नापने के लिए। किसका प्रयोग किया था? 32 अंकीय सिकंदरी गज और सन की डंडी का। बहुत अच्छा। अब आपका अगला चला गया, चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो रुपया कहलाता है। शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? रुपया। शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का मतलब शेरशाह के द्वारा चांदी का सिक्का चला गया और उसका नाम जो दिया गया वो आपको रुपया दिया गया। रुपया नहीं बोलिए, रुपया। क्या बोलिएगा? रुपया। अगला, यह कितने ग्रेन का होता है? तो यह 178 ग्रेन का था। कितना ग्रेन का था? 178 ग्रेन का। कितना ग्रेन का था? 178 ग्राम। क्या था 178 ग्रेन का? चांदी का सिक्का किसके द्वारा चला गया था? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का। अब देखिए, शेरशाह के द्वारा चांदी का सिक्का भी चला गया था और सोने का भी सिक्का चला गया। तो सोने के सिक्का को क्या कहा गया? अशरफी कहा गया। क्या कहा गया? शेरशाह द्वारा चलाया गया सोने के सिक्का को क्या कहा गया? और चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? रुपया। चांदी का सिक्का जो था 1 रुपया कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। अब आपका अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले से भी आपको पता है। शेरशाह ने मौर्य काल में निर्मित किस सड़क की मरम्मत करवाई थी? अब देखिए, शेरशाह के द्वारा जो है आपको जीटी रोड मरम्मत करवाया गया, लेकिन यह जीटी रोड का फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या होगा? ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड है कि नहीं, जो कि किस काल में बना था पहले ये बताइए। जीटी रोड बना है मौर्य काल में, लेकिन उसको मरम्मत कराने का काम कौन किया है? शेरशाह सूरी ने किया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसकी मरम्मत हुई है, जबकि बनी है जीटी रोड किस काल में? मौर्य काल में। देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है आपको मौर्य काल में निर्मित जो था जीटी रोड, उसका क्या करवाया गया? मरम्मत करवाया गया। लेकिन अगर आपसे कहीं ये प्रश्न पूछ दे कि जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो आप शेरशाह सूरी का ही नाम दीजिएगा। और वही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, बात समझ रहे हैं, उसको जो है आपको फिलहाल में
सरक ए आजम भी कहा जाता है। क्या कहता है? सरक ए आजम के नाम से भी उस रोड को जाना जाता है। अब बताइए जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रैंड रोड, क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड है। किसने बनवाया था? सेठ शाहू ने। अच्छा, इसका निर्माण किस काल में हुआ है? मौर्य में। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था, है ना। आधुनिक मतलब नया में जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड बना है उसे पुराने समय में क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? है ना। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये सोनार गांव, है ना, सोनार गांव से पेशावर तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? कहाँ से कहाँ तक जाती है? सोनार गांव से ये पेशावर तक जाती है। और सोनार गांव जो पड़ता है वो पूर्वी बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी बंगाल में पड़ता है। आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा। अगर आपसे पूछे कि ये जो नया में जो जीटी रोड बना है उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? ठीक है। और जीटी रोड का निर्माण किस काल में हुआ है? मौर्य काल में। और इसका निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, चलिए। सोनार गांव कहाँ पर है? पूर्वी बंगाल में। सोनार गांव कहाँ पर है? तो ये जो जीटी रोड है जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो सोनार गांव से पेशावर तक। कहाँ से कहाँ तक जाती है? पेशावर तक जाती है। अगला प्रश्न है आपका, एक झील के अंदर ऊंचे टील पर स्थित शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अब देखिए, शेरशाह का जो मकबरा है ना वो किसके अंदर में है? बड़ा ताज्जुब की बात है। झील के अंदर, झील के अंदर, झील समझते हैं ना? अगर झील नहीं समझते तो समझ लीजिए पोखर। पोखर के अंदर में, वैसे पोखर में तो टीला नहीं निकलता। टीला समझते हैं? कभी गंगा किनारे अगर गए होंगे तो गंगा किनारे में ये जरूर देखे होइएगा कि जैसे पानी बीच में चल रहा होता है और कहीं कहीं पर धरती भी दिखता रहता है, कहीं कहीं ऊंचा भी रहता है। तो झील उसी टाइप का होता है। झील जो होता है ना कुछ क्षेत्रों में होता है, जबकि नदी जो होता है, झील में सालों भर पानी रहना आवश्यक नहीं है। जबकि नदी का एक विशेषता है कि नदी में एनी टाइम पानी चलता रहता है। ये नदी की विशेषताएं है। लेकिन झील का पानी सूख भी सकता है। तो झील जो होता है, तो झील बस वही गंगा नदी का मतलब दृश्य अपने मन में सोच लीजिए और अपने मन में सोच करके सोचिए कि कहीं कहीं पर जो धरती दिखता रहता है उसको हम लोग टीला बोलते हैं। तो सासाराम का जो सासाराम का शेरशाह का जो मकबरा है झील के अंदर, मतलब समझ में आ गया, मन में सोच लिए होंगे आप। मान लीजिए पोखरी के अंदर, अब पोखरी के अंदर टीला मान लीजिए किसको, तो जाट जो आप लोग बोलते हैं उसको मान लीजिए। तो वो जो टीला है ना, उस टीला पर उसका मकबरा बनाया गया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सासाराम में है। बात समझ गए? यानी कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है और किस चीज पर बनवाया गया है? झील के अंदर। किस पर? टीला पर। झील के अंदर अंदर ऊंचे टीले पर बनवाया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण आपको स्वयं खुद शेरशाह ने ही करवाया है। यानी कि अपने मकबरा का निर्माण भी जो है शेरशाह ने ही करवाया। पहले ही बोल दिया होगा, है कि नहीं, हमारे मरने के बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगला, शेरशाह ने किस इमारत को तुड़वाकर उसके ध्वंसा अवशेष से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया? दिल्ली में पुराने किले का निर्माण जो करवाया है, एक इमारत को तुड़वा करा। कौन सा इमारत? तो दीन पनाह इमारत। कौन सा इमारत था? दीन पनाह इमारत को तुड़वा दिया और तुड़वा करके वहां पर जो है पुराना किला का निर्माण करवा दिया। कौन? शेरशाह ने। अब देखिए, दीन पनाह नगर कहे या दीन पनाह महल कहे, इसका निर्माण कौन करवाया है? पहले इस पॉइंट को समझेंगे। इसका निर्माण आपको हुमायूं ने करवाया है। लेकिन शेरशाह सूरी यहाँ पर आकर के क्या होशियारी किया? शेरशाह सूरी ने ही युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध किसके? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया जो महल था उसको तुड़वा दिया और वहां पर जो है सो एक पुराना किला बनवा दिया। बात अभी पे पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? वही बात है यहाँ पर कि शेरशाह ने किस इमारत को तुड़वा कर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। तो दीन पनाह को भवन को तोड़ दिया और वहां पर आपको पुराने किले का निर्माण करवा दिया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पुराने किले में निर्मित किला ए कुहना, बोलिएगा,
क्या बोलिएगा? किला एक कुहना। किला एक कुहना क्या है, पहले ये बताइए आप लोग। एक किला। एक किला किला एक कुहना जो है एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। किला एक कुहना क्या है? एक एक मस्जिद है। और इस मस्जिद के परिसर में किस नाम से एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप, अष्टभुजी का मतलब 8 भुजाओं वाली आपको दिखाई पड़ रहा है, और वो जो है सो 3 मंजिला मंडप है। बात समझ गए? और इस मंडप का निर्माण, बात समझ में आ रहा है? जी। वो जो किला कुहना मस्जिद के परिसर में किस नाम से एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप निर्मित है, तो शेर मंडल के नाम से उसको बनाया गया है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। शेर मंडल जो नाम दिया गया है उस मंडप को, जो अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप है, 8 भुजाओं वाली 3 मंजिला मंडप जो है उसका नाम दिया गया, क्या दिया नाम? शेर मंडल। शेर मंडल। क्या नाम दिया गया है? शेर मंडल। हाँ, शेरशाह के द्वारा पुराने किले में निर्माण किया गया। किसका? तो किला एक कुहना मस्जिद का। यहाँ से एक प्रश्न फिर से बना कि किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। और किला एक कुहना मस्जिद का जो, जैसे कोई मंदिर होता है उसके प्रांगण होते हैं ना भाई, फील्ड, उस फील्ड में ही ये चीज बनाया गया। क्या चीज? तो अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप, अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया है, जो कि आपको किस नाम से जाना जाता है? तो शेर मंडल मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला है, शेरशाह ने किस स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया? अब देखिए यहाँ से तो सबसे पहले एक चीज स्पष्ट है कि शेरसुर नामक नगर का स्थापना किसने किया, लेकिन करा कि कहाँ पर करवाया? तो कन्नौज में। कन्नौज कहाँ है? यह भी आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए शेरसुर नामक नगर किसने बसाया था? कहाँ पर बसाया था? सही बात है। आगे चलिए, अकबर का जन्म। अब चलिए, शेरशाह खत्म हुआ, अब यहाँ से अकबर शुरू होता है। ध्यान दीजिए, अकबर से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आपको पहले से ही पता है। अगला प्रश्न है आपका, अकबर का जन्म कब हुआ? बताइए आप लोग। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। कब हुआ है? देखिए, आप लोग बोलने में पीछे नहीं रहिए, क्योंकि बोले रहिएगा ना तो वो चीज दिमाग में बैठा हुआ रहता है, परीक्षा में याद भी नहीं रहेगा, तो उस चीज क्या होता है? सट जाता है। बताएंगे आप लोग कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? अमरकोट। सही बात बताया। अकबर का जन्म अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ है। इसके बाद जो है आपको अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट में हुआ। कहाँ पर हुआ है? अमरकोट में हुआ। ठीक है, और किनके महल में हुआ है? राजा वीर साल के महल में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया ना? अकबर की पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर की बेटा का क्या नाम था? जहांगीर। अकबर के बेटा का नाम क्या था? अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिए। अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट के किस राना का मतलब क्या होता है? सही बात बताया आप लोग। राना का मतलब क्या होता है? राजा। और किस राना के महल में या किस राजा के महल में हुआ? तो बात बराबर है, राजा वीर साल। अभी जस्ट आपको हम चर्चा किए थे। ठीक है, तो अकबर का जन्म जो है वर्तमान में किस देश के प्रांत में? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट के है ना राजा वीर साल के महल में इनकी पैदाइश हुई। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1542। किनका जन्म हुआ था? अकबर की पिताजी का क्या नाम था? बेटा का क्या नाम था? अकबर के पोता का नाम क्या था? शाहजहां। अकबर के पोता का नाम क्या था? शाहजहां। आइए, अगला प्रश्न है कि अकबर के माताजी का क्या नाम था? हमीदा। अकबर के माताजी का नाम हमीदा बानू बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम। अकबर के माताजी का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम था। अब है कि अकबर की पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर की पिताजी का नाम आपको हुमायूं था। अकबर की पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर की पिताजी का नाम ये तो जस्ट अभी चर्चा करिए दिया आपको, और माताजी का नाम भी आप समझ ही गए हैं। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु जब हो गई, अब देखिए अकबर के पिताजी की बात हो रही है। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो अकबर का राज्याभिषेक मतलब बताइए? राजा बनना। राज्याभिषेक मतलब क्या होता है? राजा बनना। तो वो जो राजा बने वो कब बने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बने। चलिए, तो याद रखिएगा, हुमायूं के बाद जो अकबर जो राजा बने हैं वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बने हैं। कब बने हैं? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बने हैं। इसके बाद आपको कलानौर में, कहाँ पर?
चलिए अब जो है आपको हम बताते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया। अब देखिए ये भी बात आपको पता है कि अकबर जो राजा बना तो राजा बनने के क्रम में उनका उम्र बहुत ही कम था, जिसके कारण से उनके पास उनको देखरेख करने वाला एक संरक्षक दिया गया और जिसका क्या नाम था, बैरम खां। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया, तो बैरम खां ने किया। किसने किया है? अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक के समय मतलब जब राजा बन रहे थे कौन, अकबर। देखिए इसको मजाक मत समझिए, क्वेश्चन सीरियल से है, याद हो जाएगा प्रश्न, समझिए। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष की थी, तो देखिए ये भी प्रश्न आ ही गया। जब अकबर राजा बना उस समय वह मात्र 13 वर्ष 4 महीना के थे। कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष 4 महीना में अभी के समय में बच्चा को आंखें फूटता है नहीं। अभी देखिए वो राजे बन गया था, इसी वजह से जो है उनको क्या हुआ, संरक्षक दिया गया था जिसका नाम बैरम खां था। अब आपका अगला प्रश्न है कि अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद बैरम खां को कौन सा पद देकर उसे संरक्षक नियुक्त किया, तो वकील ए सल्तनत। बोलिएगा वकील ए सल्तनत या खान ए खाना। बोलिएगा देखिए इसको जब पद दिया गया, पद का नाम है आपको वकील ए सल्तनत, लेकिन उपाधि का नाम है आपको खान ए खाना। उपाधि का क्या नाम है? उपाधि का क्या नाम है? पद का नाम है वकील ए सल्तनत, जबकि उपाधि का क्या नाम है? तो बताइए अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसको कौन सा पद दिया गया? वकील सल्तनत। और उसे कौन सी उपाधि दी गई? बहुत अच्छा। अगला है कि सम्राट बनने के बाद मतलब जो राजा बन गए कौन, कब बने? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, है ना। कहाँ पर जन्म हुआ इनका जन्म अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट में कहाँ? किनके महल में? वीर साहब में। ठीक है। अकबर के पिताजी का नाम? पोता का नाम? सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? देखिए सम्राट बनने के बाद आपको यह पूछा जा रहा है कि अकबर जब राजा बने तो उनका जो पहला महत्वपूर्ण युद्ध था वह किन के साथ हुआ, तो याद रखिएगा अकबर का युद्ध जो है वो हेमू के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? हेमू के साथ। और विशेष बात इसमें क्या याद रखना है आपको, तो हेमू जो था ना वह आदिल शाह सुर का मंत्री था। बस समझ गए? हेमू कौन था? तो आदिल शाह सुर का मंत्री था। बस समझ गए? तो सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? हेमू के साथ। हेमू के साथ। और हेमू कौन था? तो आदिल शाह सुर का मंत्री। ठीक है, हमने सारे प्रश्न को समझाने का बहुत ही अधिक प्रयास किया, बहुत ही अथक प्रयास किया हूँ। तो इस वजह से जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए और हमारा मेहनत अगर आपको बेनिफिट प्रदान करने लायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और एक विशेष सूचना और भी है कि 2025-26 या जब भी आप ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो आप इन सारे प्रश्न को आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो को 2 बार 4 बार देखें। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, कॉपी पर लिखने की कोई जरूरत नहीं और ना ही कोई बुक खरीदने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो को 2-4 बार देख लें, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।